हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आसन टू प्रिवेंट अस्थमा डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड ओबेसिटी और डायबिटीज से रिलेटेड आसन डिस्कस किए थे, जो कि आपको मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज जिस डिजीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अस्थमा, यानी कि अस्थमा से प्रिवेंट होने के लिए कौन कौन से आसन किए जाते हैं। और ये आसन मैं इस बेस पर डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये आसन नए इंक्लूड हुए हैं आपके सिलेबस में। इससे पहले आपके अस्थमा से रिलेटेड ऑलरेडी आसन मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, बट वो आसन में से कुछ ही आसन आपके अप्लाई हो रहे हैं, बाकी सारे चेंज कर दिए गए हैं। तो जो वहां मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ वो आसन मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आपको उस आसन का लिंक मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो बात करें अगर हम कौन कौन से आसन आपके होते हैं जो अस्थमा से प्रिवेंट करते हैं, और हाँ अस्थमा का मीनिंग क्या है और कैसे हो जाता है, ये भी चीजें जो हैं वो भी आपको मेरे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं कौन कौन से आसन हैं। तो ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तासन, उसके बाद उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, कपालभाति, गोमुख आसन, मत्स्य आसन और अनुलोम विलोम। ये सारे के सारे टोटल 11 आसन जो होते हैं ये हमारे अस्थमा को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें से जो ताड़ आसन है वो ऑलरेडी मैं पहले ही अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहां जाकर आप वो आसन जरूर देख लीजिएगा, उसके बेनिफिट्स, प्रोसीजर, कॉन्ट्राडिकेशन वहां से आपको मिल जाएंगे। आज हम जिस आसन की बात करेंगे वो है आपका ऊर्ध्व हस्तासन। अब ये किस तरीके से आपका परफॉर्म होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशन, वो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इमेज से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर आपका इसका किस तरीके से परफॉर्म होगा वो आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ, और प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है और सिंपल आसन है। अगर हम इमेज की बात करें तो ये है आपकी इमेज इससे रिलेटेड। सो डिस्कस करते हैं प्रोसीजर और 1 बाय 1 में इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज हैंड स्ट्रेच अप पोस्चर। इसको हम हैंड स्ट्रेच अप पोस्चर कहते हैं क्योंकि इसमें आप हाथ इस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं। पहले हम ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं, फिर हम बेंड होते हैं। फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन द आर्म्स आर रेज्ड अप बाय साइड बाय ईयर्स। साइड ऑफ ईयर्स आपको क्या करना होता है, अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना होता है और अपने कानों के साइड में दोनों हाथों को ले जाना होता है और अच्छे से स्ट्रेच करना होता है। इस तरीके से अगर आप हाथ अपना दोनों फंसा लेंगे इस तरीके से उलट के, तो उस केस में आपका हाथ अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो कहीं पर कोई बल्जी एरिया नहीं है, अच्छे से स्ट्रेच किया गया है हाथ को। इस तरीके से आर्म जो है, आपकी बाहें जो हैं वो इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेच होंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्लोली बॉडी इज बेंड टू साइडवर्ड विदाउट जर्क्स व्हाइल एक्सेलिंग। इसके बाद आपको बॉडी को धीरे धीरे साइडवर्ड करना है, यानी कि अपने साइड, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे साइडवर्ड की ओर जाना है, जर्क्स के बिना। जर्क्स के बिना मतलब कोई बल्जी एरिया नहीं, आपको प्रॉपरली स्ट्रेच करना है, घुटना वगैरह बिना मोड़े। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पे, वाइल आर्म्स रिमेनिंग बाय साइड ऑफ हेड वाइल लुकिंग फॉरवर्ड। आपको सामने की ओर देखना है, ये ध्यान रखना है। सर आपका नीचे नहीं हो, सर ऊपर भी नहीं हो, आपको सामने की ओर देखना है, ठीक है। होल फीट सोल इज ऑन द सरफेस अलोंग विद द बैलेंस। और आपका जो पैर है, जो आगे की फीट है, जो आगे का हम पंजा जिसको कहते हैं, जिसको आगे जो आपकी फिंगर्स हैं उसके बल पे आप इस आसन को परफॉर्म करेंगे, यानी पीछे की जो आपकी एड़ी है वो उठ जानी चाहिए और जो आगे की फीट है केवल उसके बेस पर आप खड़े रहेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर आपकी पोजीशन है। अगर कुछ पॉइंट्स मैं देखूंगी कौन से आपको इस आसन को करते वक्त ध्यान में रखने हैं, तो बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए, कहीं कोई जर्क्स नहीं होनी चाहिए, यानी कोई बल्जीनेस नहीं होनी चाहिए, दोनों घुटने आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, आपका पैर जो है आगे की फीट पर टिका होना चाहिए। तो ये आपका इस आसन को परफॉर्म करने का तरीका है, यानी कि प्रोसीजर है ये इतना पूरा आपका। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स देखते हैं 1 बाय 1। प्रिवेंट एंड क्योर ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। इन सारी डिजीजेस को दूर करने में ये आसन आपका हेल्प करता है।
ठीक है। हम पढ़ तो इसको किसके अंडर में रहे हैं, अस्थमा के अंडर में पढ़ रहे हैं, बट ये ओबेसिटी और डायबिटीज को भी क्योर करता है, और आगे आप पढ़ोगे हाइपरटेंशन तो उसे भी क्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इम्प्रूव एंड शार्पन्स शेपन्स लेग एंड शोल्डर मसल्स अलॉन्ग विद बैलेंस। इससे आपका एक अच्छा बैलेंस बन पाता है इस आसन को परफॉर्म करने से, क्योंकि ये आपकी मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपके लेग को एक शेप देता है। अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रेचिंग का बहुत ज्यादा रोल है। आप पैर भी अच्छे से स्ट्रेच करते हो क्योंकि आप अपनी आगे की उंगलियों के बल खड़े हैं, पैर की उंगलियों के बल खड़े हैं, उस केस में आपका पैर भी अच्छे से स्ट्रेच होता है। और जब हाथ आप ऊपर स्ट्रेच करते हो और बगल में आप साइडवर्ड होते हो तो आपका ये पूरा का पूरा जो एब्डोमेन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक है, इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेचबिलिटी आती है। तो ये सारी मसल्स आपकी स्ट्रेच होती हैं, जिससे कि आपके शरीर में बैलेंस क्रिएट हो पाता है और आपके मसल्स इंप्रूव हो पाते हैं, उनकी स्ट्रेचबिलिटी बढ़ पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्पेशली द लंग्स। ये आसन क्योंकि अस्थमा में आपको हेल्प करता है, तो उस केस में इसका मेन जो फंक्शन आपका परफॉर्म होता है वो आपके लंग्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम करता है ये आसन। क्योंकि जब आप इस तरीके से हाथ स्ट्रेच करते हो तो आप एक डीप ब्रेथ लेते हो जब आप ऊपर स्ट्रेच करते हो, और जैसे जैसे आप साइडवर्ड जाते हैं आपकी जो डीप ब्रीदिंग है वो एक्सहेल आप करने लगते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लंग्स का प्रोसेस भी यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है इस आसन को परफॉर्म करने के लिए। देन आते हैं और जो बेनिफिट्स आपके इंक्लूडेड हैं इसमें, वो है क्योर पोस्चरल डिफॉर्मिटी लाइक स्कॉलियोसिस, बोलेक्स। ठीक, आपके अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो होते हैं, मैंने डिफॉर्मिटीज भी पढ़ाए हैं, आप जरूर देखिएगा उसे प्लेलिस्ट में। तो जो आपकी स्कॉलियोसिस होती है, यानी जब आपकी रीढ़ की हड्डी एस बना ले या सी शेप हो जाए हड्डी का, तो उसको भी ठीक करने में यह आसन काफी कुछ हेल्प करता है। और बोलेक्स यानी कि अगर दोनों घुटने बहुत ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से, तो ये भी एक तरह की डिफॉर्मिटी कहलाती है शरीर की, तो वो भी आपका इस आसन को परफॉर्म करने से ठीक हो जाता है। धीरे धीरे घुटने आपके जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं, क्योंकि जब आप इस आसन को करते हो तो आप अपने पैरों को स्ट्रेच करते हो, और जब स्ट्रेच करेंगे तो आपके घुटने एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। पोस्चर आपका ऐसा बनता है कि दोनों घुटने एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे को स्क्रैच करना शुरू करते हैं। तो उस केस में ये आसन अगर बो लेग्स है, यानी दोनों घुटने दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस डिफॉर्मिटी को ये आसन ठीक करता है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को भी सही करता है। ये हो गया आपका कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस आसन को परफॉर्म करने पे। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस क्या है इस आसन से रिलेटेड, यानी किस केस में हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट बी परफॉर्म बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम, जिन लोगों को ये चीजें हैं उन्हें आसन परफॉर्म नहीं करना है। क्या क्या चीजें हैं? स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, और डिस्क प्रॉब्लम यानी हड्डियों का साइडवर्ड्स हो जाना, या फिर आपकी डिस्क का जो आपकी हड्डियां उनका डिसलोकेट हो जाना, ऐसी कोई दिक्कत है आपको, तो उस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा आपका अगर हम देखें तो आपके शरीर का पूरा जोर आपकी रीढ़ की हड्डी पर इस आसन को परफॉर्म करते वक्त होता है। स्ट्रेचेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, और जब स्ट्रेचेबिलिटी का रोल है तो आपकी हड्डियों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उस केस में स्पाइनल डिस्क के वे में आपको ये आसन नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोल्डर प्रॉब्लम। किसी भी तरह की शोल्डर प्रॉब्लम है, कभी शोल्डर की जो हड्डी है उसमें कोई दिक्कत हुई है या उसमें इंजरी है, तो उस केस में भी ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में आपकी हड्डियों पर असर पड़ता है, हड्डियों पर जोर पड़ता है। तो अगर वहां इंजरी है तो उस केस में वो इंजरी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नी इंजरी, यानी घुटने में चोट लगी है तो ये आसन नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी की हमने बात की थी, यानी कि बोलेक्स जो है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है एक तरीके की, उसकी हमने बात की थी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर घुटने में चोट है तो ये आसन ना परफॉर्म करिए, क्योंकि उस केस में आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप इस आसन को परफॉर्म करते वक्त गिर सकते हैं। तो उस केस में यह आसन नहीं परफॉर्म करना है। जब इंजरी ठीक हो जाए तब आप उसको परफॉर्म करें, या घुटनों का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस केस में फिर इस आसन को परफॉर्म ना करें, क्योंकि घुटने पर भी यहाँ इस आसन को करते वक्त जोर पड़ता है। जब आप इसको करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप जब अपने पैर को पूरा स्ट्रेच करते हो तो घुटनों पर जोर पड़ता है, तो उस केस में आसन नहीं करना है। तो ये आपके कॉन्ट्राडिकेशंस हो गए, बेनिफिट्स हो गए और प्रोसीजर हो गए। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो, जिसमें हमने आसन जो डिस्कस किया है वो ऊर्ध्वा हस्त उत्तान आसन है। तो आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
और नेक्स्ट आसन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है उत्तान मंडूकासन। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका कोई कमेंट वगैरह है, आपको कुछ पूछना है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक का बटन क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है क्लास 11th और 12th का, और साथ साथ बिजनेस स्टडीज का कंटेंट, वो दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स में भी अच्छे से जो आपके नए टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो पाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।